गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम अगला जो अपना नया चैप्टर है वो पढ़ेंगे इज मैटर अराउंड अस प्योर। कि जो हमारा जो मैटर होता है, सब्सटेंस होते हैं, कोई भी सामान जब आप खरीदने जाते हो तो वो आपका प्योर होता है या नहीं होता है, ये आप कैसे डिफाइन कर सकते हो। तो जैसे कि आप एक कंज्यूमर हो, तो आप जो मार्केट में कुछ लेने जाते हो, अगर उसके पैकेट पे अगर कुछ लिखा होता है ऐसे ये चीज़ प्योर है, तो आप मान लेते हो वो चीज़ प्योर है। आपका मतलब क्या होता है कि जो अपन को जो सामान मिल रहा है उसमें मिलावट नहीं हो, एडल्ट्रेशन नहीं हो, तो आप उसको प्योर मान लेते हो। लेकिन साइंटिस्ट की एक अलग ही डेफिनेशन है। साइंटिस्ट के लिए क्या होता है, ऑल दीज थिंग्स आर एक्चुअली मिक्सचर ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस एंड हैज नॉट प्योर। कि जितनी भी चीजें होती हैं ये सब क्या होती हैं जो आप बाजार से लेने जाते हो, ये क्या होती हैं, किसी ना किसी सब्सटेंस के, बहुत सारे सब्सटेंस के मिक्सचर होते हैं। तो इनको आप प्योर नहीं बोल सकते हो। प्योर किस चीज को बोल सकते हो, जो सिर्फ एक ही तरह के सब्सटेंस से बना हुआ है। जैसे अगर आप मिल्क की भी बात करो, तो मिल्क में भी क्या होता है, वाटर होता है, फैट होता है, और हमारे जो प्रोटीन्स होते हैं, तो ये सब मिले रहते हैं, तो इसको आप प्योर नहीं बोल सकते हो। ठीक है। तो अ प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स। तो एक प्योर सब्सटेंस में क्या होता है, एक ही तरह के पार्टिकल्स होने चाहिए, जो सिंगल टाइप पार्टिकल्स होने चाहिए। तो अब हम बात करते हैं, सबसे पहला जो उसमें टॉपिक है, व्हाट इज अ मिक्सचर। व्हाट इज अ मिक्सचर। कि जो हमारा मिक्सचर होता है, जो आपको अभी हमने जैसे बताया है कि हर चीज क्या है बाजार में, हर चीज जैसे आप खरीदने आते हो खाने पीने के लिए, तो हर चीज किसी ना किसी चीज का मिक्सचर है। तो सबसे पहले इसका टॉपिक ही ये है कि मिक्सचर होता क्या है, हम मिक्सचर के बारे में पढ़ेंगे। तो मिक्सचर की डेफिनेशन दी हुई है, मिक्सचर्स आज द कंस्टिट्यूटेड मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर नोन एज सब्सटेंस। कि मिक्सचर किस चीजों से बना रहता है, एक की काइंड के, मतलब एक से ज्यादा प्योर मैटर से बना होता है, जिसको आप या प्योर मैटर भी बोल सकते हो, सब्सटेंस भी बोल सकते हो। मतलब एक से ज्यादा चीजों से, एक से ज्यादा सब्सटेंस बना होता है। वो सब चीजें प्योर होनी चाहिए। वो सब चीजें क्या होनी चाहिए, प्योर होनी चाहिए। A substance cannot be separated into other kinds of matter by any physical process. प्योर सब्सटेंस मीन्स होता है कि उस पे आप कोई भी फिजिकल प्रोसेस, कोई भी शारीरिक बल लगा के उसको आप और तोड़ नहीं सकते हो, मतलब उसको सेपरेट नहीं कर सकते हो और किसी मैटर में तोड़ नहीं सकते हो, क्योंकि वो एक प्योर सब्सटेंस है। डिजॉल्व्ड सोडियम क्लोराइड कैन बी सेपरेटेड बाय फ्रॉम वाटर बाय फिजिकल प्रोसेस ऑफ एवापोरेशन। कि हमारा जो घुला हुआ सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड होता है नमक, घुला हुआ नमक होता है, उसमें से अपन पानी में घुला हुआ होता है, उसमें से क्या करते हैं अपन, अगर उसको हीट देते हैं तो उसका पानी पानी उड़ जाता है और नमक नमक बच जाता है। तो ये क्या हुआ, जो डिजोल्व्ड, मतलब पानी में जो नमक का मिक्सचर था, पानी में जो नमक का मिक्सचर था वो क्या था, प्योर नहीं था, क्योंकि उसमें से अपन ने पानी को अलग कर दिया। अब जो अपना NaCl बचा, सोडियम क्लोराइड, मतलब जो नमक बचा, वो एक प्योर मिक्सचर है। उसको आप किसी भी फिजिकल प्रोसेस के द्वारा आप उसको अलग नहीं कर सकते। जैसे कि आप बात करें, सॉफ्ट ड्रिंक आती हैं आपकी, सॉयल आती है, ये क्या है, ये सिंगल सब्सटेंस नहीं है। सॉफ्ट ड्रिंक में क्या होता है, जो आपकी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह आती हैं उनमें क्या होता है, एयर भरी होती है अंदर। तो ये एक ही तरह के मिक्सचर तो हो नहीं सकते। जो आपकी सॉयल है उसमें भी एयर रहती है अंदर, और भी चीजें रहती हैं, न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, तो वो भी आपकी एक प्योर सब्सटेंस नहीं है। Therefore we can say that a mixture contains more than one substance। तो एक मिक्सचर क्या होता है, जिसमें एक सब्सटेंस से ज्यादा चीजें, एक मोर देन वन सब्सटेंस हो, मोर देन वन सब्सटेंस। तो आपका जो मिक्सचर है वो हो गया कि एक सब्सटेंस से ज्यादा चीजें मिलकर क्या बनाती हैं, मिक्सचर बनाती हैं। तो अब हम जो अपना दूसरा टॉपिक है वो पढ़ेंगे कि जो मिक्सचर पढ़ लिया क्या होता है, अब चलेंगे टाइप्स ऑफ मिक्सचर। कि मिक्सचर कितने प्रकार का होता है। डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द कंपोनेंट्स दैट फॉर्म अ मिक्सचर वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ मिक्सचर। कि मिक्सचर में जो जो कंपोनेंट्स मिलके, जो जो सब्सटेंस मिलके एक मिक्सचर को बना रहे हैं, उनके नेचर पे क्या, उनके नेचर के अकॉर्डिंग हम मिक्सचर को अलग अलग तरीके से बांट सकते हैं। जैसे कि हम बात करें, आपको एक 2.1 एक्टिविटी बुक में दी हुई है, उसमें क्या है, आपको 4 लोगों को अलग अलग बीकर देना है, मतलब अलग अलग पानी के
एक वो केमिस्ट्री लैब में जो बीकर्स रखे होते हैं 4 टाइप के, वो देना है, उसमें ABCD लेवल करना है, नाम देना है उनको। इन सब में 50 ml पानी चाहिए आपको, 50 ml पानी चाहिए। फिर क्या करना है, ग्रुप ए में आपको 1 स्पैचुला फुल ऑफ कॉपर सल्फेट पाउडर, मतलब जो ए वाला है इसको 1 चम्मच कॉपर सल्फेट पाउडर दे सकते हो। ग्रुप बी को आप 2 चम्मच कॉपर सल्फेट पाउडर दे सकते हो। और ग्रुप सी और डी को आप अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट में कॉपर सल्फेट और साथ में पोटेशियम पर मैंगनेट का आप सॉल्यूशन दे सकते हो। इसमें ओनली कॉपर सल्फेट है, इसमें भी कॉपर सल्फेट, इस दोनों में क्या किया, अलग अलग अमाउंट में कॉपर सल्फेट के साथ आपने पोटेशियम पर मैंगनेट का मिक्सचर दे दिया। फिर आप जब इसका सॉल्यूशन बन जाएगा तो आप इसको देखेंगे तो ए और बी में क्या है, जो मिक्सचर है विच हैज यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट, कि इनमें जो वाटर में घुल के जी अपना कॉपर सल्फेट का पाउडर है जो वाटर में घुल के कैसा कंपोजिशन बनाएगा, एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन बनाएगा। यूनिफॉर्म कंपोजिशन का मतलब होता है कि जितना यहाँ घुला होगा कॉपर सल्फेट पानी में, उतना ही यहाँ पे घुला होगा। मतलब पानी में हर जगह कॉपर सल्फेट की जो मात्रा है, जो अमाउंट है, वो इक्वल हो जाएगा। सच मिक्सचर्स आर कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर। तो मिक्सचर कितने टाइप्स के होते हैं, मिक्सचर होते हैं आपके 2 टाइप्स के, एक होते हैं होमोजीनियस मिक्सचर और एक होते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। पहला जो है हमारा है होमोजीनियस। होमोजीनियस मिक्सचर में हमने क्या पढ़ा कि जो यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट, इसमें क्या होता है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है कि हर जगह जो अमाउंट रहेगा अपने सब्सटेंस का वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। कि आपने एक जो बीकर है इसमें वाटर है, इसमें आपने सॉल्ट घोल दिया, तो सॉल्ट यहाँ भी सेम रहेगा अमाउंट, और सॉल्ट का अमाउंट यहाँ भी सेम रहेगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ज्यादा सॉल्ट आ गया यहाँ कम बचा, तो ऐसा नहीं होता। तो ये इन ऐसे सॉल्यूशंस को हम क्या बोलते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। तो इसके एग्जांपल्स हैं जैसे सॉल्ट इन वाटर, सॉल्ट में घोल दो, शुगर को पानी में घोल दो। फिर क्या करना है, जो आपने ए और बी लिया था, जैसे ए में आपने क्या लिया था, कॉपर सल्फेट की 1 चम्मच डाली थी, बी में क्या किया था, कॉपर सल्फेट की 2 चम्मच डाल दी थी। तो आपको अब कलर देखना है इनका, तो क्या होगा, इनका कलर क्या होगा, दोनों का डिफरेंट होगा। डिफरेंट क्यों होगा, क्योंकि इनकी इंटेंसिटी ऑफ कलर ऑफ द सॉल्यूशन इज डिफरेंट, क्योंकि इसमें सिर्फ 1 चम्मच डाला था, इसमें कॉपर सल्फेट का कलर थोड़ा ज्यादा आएगा। जितना आप मात्रा में चीजें डालोगे उतना ज्यादा कलर देगा वो, ठीक है। तो क्या होता है, इसकी इंटेंसिटी, कलर की जो इंटेंसिटी है जो बी वाले में थोड़ी ज्यादा रहेगी। अब हम बात करते हैं, तो ये होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, वेरिएबल कंपोजिशन हो सकते हैं। अब बात करते हैं जो हमारे सी और डी थे, जिनमें हमने कॉपर सल्फेट पाउडर के साथ क्या क्या डाला था, पोटेशियम परमैंगनेट भी डाला था। जब हम कॉपर सल्फेट पाउडर के साथ पोटेशियम परमैंगनेट डाल रहे हैं तो क्या हो रहा है, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो रहा है। तो इसको बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर इसको बोलते हैं, इसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन था, इसमें होगा नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। कि हमारा जो सब्सटेंस है कहीं कहीं ज्यादा रह जाएगा और कहीं कहीं कम आएगा, तो इसको बोल देंगे, मतलब थ्रू आउट पूरे सॉल्यूशन में जो सब्सटेंस है हमारा सेम क्वांटिटी में नहीं रहेगा। तो जैसे हम बात करें मिक्सचर ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड आयरन फिलिंग्स, सॉल्ट एंड सल्फर, ऑयल और वाटर, जैसे आप वाटर और ऑयल का मिक्सचर देखते हैं, तो पानी में अगर जब आप ऑयल डालते हैं तो आपका जो ऑयल है वो ऊपर ऊपर तैरता रहता है, तो वो पूरा घुलता है क्या, नहीं घुलता है, वो सिर्फ ऊपर ऊपर रहता है। तो इसको बोल सकते हैं हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इसके बाद आपको एक एक्टिविटी और दी हुई है 2.2, इसमें फिर से क्या करना है, इसमें आपको फिर से 4 बीकर लेने हैं, ठीक है, और तब में पानी लेना है। और क्या करना है, पहले वाले में कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स डालने हैं, सेकंड वाले में आपको कॉपर सल्फेट का पाउडर डालना है,
थर्ड वाले में आप व्हीट पाउडर डाल सकते हो या चॉक पाउडर डाल सकते हो, और फोर्थ वाले में आपको मिल्क की या इंक की कुछ ड्रॉप्स डालनी है। तो आप क्या देख सकते हो कि आपका जो पहला वाला है जिसमें आपने ए और बी, जिसमें आपने कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल डाले थे या फिर कॉपर सल्फेट का पाउडर डाला था, वो क्या बन जाएंगे, एक सॉल्यूशन बन जाएंगे। मतलब उसमें कॉपर सल्फेट क्या हो जाएगा, घुल जाएगा, उसके वाटर में कॉपर सल्फेट घुल जाएगा। जो आपका सी वाला है जिसमें आपने पानी में चॉक पाउडर या फिर व्हीट फ्लोर आटा डाला, तो वो क्या हो जाएगा, गेहूं का आटा डालते हो तो वो क्या हो जाएगा, आपका सस्पेंशन बन जाएगा। और जो आपका ग्रुप डी है, मतलब जो डी वाला बीकर था, उसमें आपने क्या डाला था, मिल्क या इंक की कुछ ड्रॉप्स डाल रहे थे, तो उसमें क्या हो रहा था, आपका कोलाइडल सॉल्यूशन बन रहा था। अब आपके दिमाग में ये स्ट्राइक कर रही होगी बात कि सॉल्यूशन क्या होता है, जो ए और बी में बना, जो सी में बना वो सस्पेंशन क्या होता है, और जो डी में बना वो कोलाइडल सॉल्यूशन क्या है। तो अब इसको हम देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे व्हाट इज अ सॉल्यूशन, कि सॉल्यूशन होता क्या है। तो हम बात करेंगे सॉल्यूशन की, तो इसको हम रब कर देते हैं। सॉल्यूशन होता क्या है, सॉल्यूशन की आपकी डेफिनेशन दी हुई है, अ सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। कि जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है, होमोजीनियस अभी आपको पढ़ाया है, जिसका मतलब क्या होता है, हर जगह क्या होता है उसका, उसमें जो सॉल्यूशन की सॉल्यूट की हमारे मतलब जो भी सब्सटेंस की जो मात्रा है, अमाउंट है, हर जगह की रहती है, सेम रहती है। तो ये एक होमोजीनियस मिक्सचर रहता है जो ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। इसका मतलब क्या हुआ, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस मिलके जब एक होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं, तो इसी होमोजीनियस मिक्सचर को हम क्या बोल देते हैं, हमारा सॉल्यूशन बोल देते हैं। जैसे आप बात करेंगे कि आपका लेमनेड या सोडा वाटर जो होता है, जैसे नींबू की शिकंजी होती है, तो आप जब उसको टेस्ट करते हो तो आपको कभी ऐसा लगता है कि इसके कुछ पार्ट में कहीं खट्टा है, तो फिर थोड़ी देर बाद कुछ पार्ट में कहीं खट्टा कम है, ऐसा नहीं होता। उसका क्या होता है, थ्रू आउट मतलब पूरा जो उसका सॉल्यूशन होता है, पूरा जो आपकी जो नींबू की शिकंजी है उसमें क्या होता है, पूरे नींबू पानी में क्या होता है, खट्टापन जितना होगा वो बराबर रहेगा। ठीक है, तो इसकी बात करें, usually we think of a solution as a liquid that contains either a solid, liquid or gas dissolved in. Usually we think of a solution as a liquid that contains either, तो साधारणतः हम क्या सोचते हैं कि जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, कि लिक्विड में आपने किसी भी चीज को घोल दिया, जो किसी भी चीज को आप घोल रहे हो वो आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि वो सॉलिड होगा, लिक्विड होगा या गैस होगी। लेकिन क्या होता है, बट वी कैन आल्सो हैव सॉलिड सॉल्यूशंस। लेकिन अपने पास सॉलिड में सॉलिड के सॉल्यूशंस भी होते हैं, मतलब आप सॉलिड चीज में सॉलिड के भी घोल सकते हो, और एयर में एयर को भी घोल सकते हो। जैसे कि बात करें, गैसियस सॉल्यूशंस भी होते हैं और सॉलिड सॉल्यूशन भी होते हैं। सॉलिड सॉल्यूशन की आप बात करोगे तो जो हमारे एलॉयज रहते हैं, क्या होते हैं एलॉयज, एलॉयज क्या होते हैं, बहुत सारे मेटल्स मिलके एक एलॉय बनाते हैं। दो या दो से ज्यादा मेटल्स को जब हम मिलाते हैं तो एक एलॉय बनता है। या फिर आप गैसियस सॉल्यूशन की बात करो तो गैसियस सॉल्यूशन में क्या होता है, गैसियस सॉल्यूशन में होता है कि जैसे हमारी जो एयर है बहुत सारी चीजों का मिक्सचर है, इसमें नाइट्रोजन भी, ऑक्सीजन भी, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, तो बहुत सारी चीजों का क्या है, ये होमोजीनियस मिक्सचर है। तो ये गैसियस सॉल्यूशन हो गया, ये क्या हो गया अपना सॉलिड सॉल्यूशन। तो आपको अगर कभी भी सॉल्यूशन चीज स्ट्राइक करे दिमाग पे, तो आप कभी ये मत लेना कि ये सिर्फ लिक्विड में किसी चीज को घोलना होता है। एयर में एयर को भी घोल सकते हो आप, गैस में गैस को भी घोल सकते हो, सॉलिड में सॉलिड को भी घोल सकते हो, उसको भी आप सॉल्यूशन ही बोलोगे। बस कंडीशन एक है कि मिक्सचर कैसा होना चाहिए, होमोजीनियस होना चाहिए आपका मिक्सचर। अब इसके बाद बात करते हैं, अभी हमने आपको एलॉयज पढ़ाया, तो एलॉयज की थोड़ी देखते हैं। एलॉयज आर होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ मेटल्स एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू देयर कंपोनेंट्स बाय फिजिकल मेथड। कि एलॉयज जो होते हैं वो होमोजीनियस मिक्सचर तो होते हैं, लेकिन उनको आप एक बार बनाने के बाद उनको सेपरेट नहीं कर सकते।
जैसे आपने दो मेटल्स को जोड़ के एक एलॉय बना दिया तो आप उसको फिर सेपरेट नहीं कर सकते, बट स्टिल, और सेपरेट नहीं कर सकते इसी का मतलब तो सॉल्यूशन होता है कि आप सेपरेट ना कर पाओ। बट एक लाइन और दी है, बट स्टिल एन एलॉय इज कंसीडर्ड एज अ मिक्सचर, लेकिन एलॉय को आप मिक्सचर भी कंसीडर करते हैं, बिकॉज इट शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट्स, क्योंकि ये अपने जो कंस्टिट्यूएंट्स है, मतलब जो जिन चीजों से ये मिलके बन रहा है उनकी प्रॉपर्टी शो करता है। एंड कैप है वेरिएबल कंपोजिशन, और अलग अलग एलॉय में अलग अलग कंपोजिशन हो सकता है। जैसे आप ब्रास की बात करो, ब्रास एक एलॉय होता है, तो उसमें क्या होता है 30% जिंक मिला होता है और 70% कॉपर मेटल मिला होता है। ध्यान देना बात पे, जो ब्रास होता है वो 30% क्या होता है, जिंक होता है, और 70% क्या होता है, कॉपर होता है। ऐसे ही अलग अलग एलॉय होते हैं जिनमें अलग अलग मेटल्स की जो अमाउंट है, कंपोजिशन है, वो अलग अलग होती है। अब देखना, सॉल्यूशन हैज अ सॉल्वेंट एंड अ सॉल्यूट एज अ कंपोनेंट, कि एक सॉल्यूशन में दो पार्ट होते हैं, एक सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। तो देखिए आप, जैसे आपने बात की लेमन प्लस वाटर, आपको नींबू पानी मिलाना है, आपने लेमन ले लिया, वाटर ले लिया, दोनों को जोड़ दिया, तो क्या बन गया हमारा, लेमनेड, मतलब नींबू पानी। तो ये तो हो गया हमारा क्या, सॉल्यूशन। अब यहाँ पे इन दोनों में सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होते हैं। सॉल्यूट वो होता है जो कम मात्रा में हो और जिसको हम किसी चीज में घोलते हैं, तो ये हो गया हमारा सॉल्यूट। सॉल्वेंट वो होता है जिसमें हम सॉल्यूट को घोलते हैं। इस सॉल्यूट को जिस चीज में घोलते हैं और जो ज्यादा मात्रा में होता है, ज्यादा अमाउंट में होता है, उसको क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट बोलते हैं। तो आपको यहाँ से क्या पता चल रहा है, एक सॉल्यूट जब सॉल्वेंट में घुलता है तो क्या बनाता है, हमारा सॉल्यूशन बनाता है। इसको आप बहुत अच्छे से रट लीजिएगा। तो बात करें कुछ एग्जांपल्स की, जैसे एक सॉल्यूशन है शुगर इन वाटर, वाटर में शुगर का सॉल्यूशन है तो इसमें शुगर सॉल्यूट हो गया, वाटर क्या हो गया आपका, सॉल्वेंट हो गया। ऐसे ही टिंचर आयोडीन एक सॉल्यूशन होता है जिसमें टिंचर एक सॉल्यूट होता है, उसको अल्कोहल सॉल्वेंट में मिलाया जाता है तो हमारा बन जाता है टिंचर आयोडीन। ऐसे ही आप बात करें अपनी एयरेटेड ड्रिंक, जो आपकी सॉफ्ट ड्रिंक होती है, उसमें क्या करते हो आप, जो गैस होती है, गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी हुई आती है बोतल के अंदर, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस किसके अंदर भरी हुई है, जो हमारा लिक्विड है, लिक्विड जो उसके अंदर, तो हमारा लिक्विड हो गया सॉल्वेंट, और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस हम भर रहे हैं उसको बोलते हैं हम सॉल्यूट। इसके बाद देते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ अ सॉल्यूशन, कि हमने सॉल्यूशन पढ़ लिया, सॉल्यूशन किस चीज से बनता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से। अब हम पढ़ेंगे जो हमारा सॉल्यूशन होता है उसकी क्या होती है, प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि ये होमोजीनियस मिक्सचर होना चाहिए, तो ये आपको हमने यहीं पे बता दिया कि ये क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर होना चाहिए। सेकंड, इसकी जो प्रॉपर्टी है, द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर, स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर मतलब 1 नैनोमीटर से छोटा होना चाहिए। इसके जो पार्टिकल की साइज है ये 1 नैनोमीटर से छोटी होनी चाहिए। 1 नैनोमीटर मतलब होता है 1 मीटर का 10वां हिस्सा, कि 1 मीटर का भी 10वां हिस्सा, 10वां हिस्सा नहीं, 1 मीटर में जब आप 10 की पावर 9 से डिवाइड करते हो, 10वां हिस्सा नहीं बोल सकते उसको। मतलब इसमें क्या होता है, एक के साथ आगे कितने जीरो आएंगे, 9 जीरो आएंगे, उससे भी एक को डिवाइड करोगे, मतलब बहुत छोटी वैल्यू, इतनी छोटी कि आप अपनी नेक्ड आई से उसको देख ही नहीं सकते, इतना छोटा होता है आपका जो क्या होता है, एटम होता है, उसका पार्टिकल होता है। ठीक है, आप उसको नेक्ड आई से नहीं देख सकते हो। प्रॉपर्टी होती है, बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल साइज दे डू नॉट स्कैटर्ड अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन, सो द पाथ इज लाइट इज नॉट विजिबल इन अ सॉल्यूशन। इतने छोटे पार्टिकल्स होने की वजह से ये क्या करता है, जब आप इसमें लाइट मारते हो टॉर्च की हेल्प से, तो ये इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो अपनी जो लाइट है उसको स्कैटर्ड नहीं कर पाते, उसको रिफ्लेक्ट नहीं कर पाते। जब स्कैटर्ड नहीं कर पाएंगे तो पार्टिकल्स पर लाइट दिखेगी नहीं, पार्टिकल्स पर लाइट नहीं दिखेगी, मतलब आप जब उस पर लाइट मारोगे तो आपको लाइट विजिबल नहीं होगी। मतलब सॉल्यूशन के अंदर आपको क्या होगा, होमोजीनियस सॉल्यूशन के अंदर आपको लाइट
दिखेगी नहीं। जो आपकी चौथी प्रॉपर्टी है वो है द सॉल्यूशन पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेट फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। कि जो फिल्ट्रेशन की प्रोसेस होती है, मतलब छानने की जो प्रोसेस होती है, उसकी मदद से भी आप क्या करते हो, इसके जो पार्टिकल्स हैं, इसके जो सॉल्यूट हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपको बताए थे, उनको आप अलग नहीं कर सकते हो। द सॉल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड। इसके जो सॉल्यूट पार्टिकल हैं वो सेटल डाउन नहीं होते। सेटल डाउन का मतलब क्या होता है, वो नीचे नहीं बैठेंगे चाहे आप उस सॉल्यूशन को छोड़ दो। जैसे कुछ कुछ सॉल्यूशन ऐसे होते हैं, हम किसी चीज को घोल के रख दें, थोड़ी देर बाद देखें तो उसमें जो हम चीज घोलते हैं वो नीचे बैठ जाती है। तो इसमें क्या होता है, इसमें ऐसा नहीं होता क्योंकि ये होमोजीनियस है। अ सॉल्यूशन इज स्टेबल, इसका ये सॉल्यूशन हमेशा स्टेबल रहेगा, एक बार आपने घोल दिया तो वो घुला रहेगा। अब इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन, कि सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन देखना है। तो एट एनी पार्टिकुलर टेम्परेचर अ सॉल्यूशन दैट हैज डिसॉल्व्ड एज मच सॉल्यूट as it capable of dissolving, it is said to be saturated solution। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंसंट्रेशन की, कि कंसंट्रेशन का मीनिंग क्या होता है। कंसंट्रेशन का मीनिंग क्या होता है, कंसंट्रेशन का मीनिंग होता है उसमें कितना अमाउंट है सॉल्यूट का, उसके बिहेवियर पे, उसके बेसिस पे हम कंसंट्रेशन को 3 पार्ट में बांट सकते हैं। जो हमारा कंसंट्रेशन है, इसको सबसे पहले हम बोलेंगे कि डाइल्यूट। डाइल्यूट में क्या होता है, जो हमारा सॉल्यूट होता है, जिस चीज को हम सॉल्वेंट में घोलते हैं, वो बहुत कम होता है। इसका मतलब होता है कि बहुत कम होना। डाइल्यूट का मतलब होता है बहुत कम पतला होना। हमारा सॉल्यूशन है उसमें जो सॉल्वेंट, जो सॉल्यूट हम घोल रहे हैं वो बहुत कम होना। जैसे मीन्स आपको पानी में नमक घोलना है, आपने नमक बहुत कम डाला, तो वो पानी और नमक का जो सॉल्यूशन है, सॉल्ट सॉल्यूशन है, वो आपका डाइल्यूट कहलाएगा। उसी में अगर आप सॉल्यूट की मात्रा आप ज्यादा कर दो, नमक की मात्रा ज्यादा कर दो, तो आपका जो सॉल्यूशन है वो बन जाएगा कंसंट्रेटेड। क्या बन जाएगा, कंसंट्रेटेड। कंसंट्रेटेड मतलब उसका कंसंट्रेट ज्यादा है, मतलब वो गाढ़ा हो चुका है। अब पतला और गाढ़े से याद रखो, डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड। डाइल्यूट मतलब उसमें सॉल्यूट की मात्रा कम होना, कंसंट्रेटेड मतलब उसमें सॉल्यूट की मात्रा ज्यादा होना। अब क्या करेंगे हम, एक जो थर्ड प्रॉपर्टी है इसकी, मतलब कंसंट्रेशन में, तो उसको भी पढ़ेंगे। वो होता है हमारा सैचुरेटेड। अब देखना है ये सैचुरेटेड होता क्या है, कि जो हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन है वो आखिर में होता क्या है। तो आपको 2 सॉल्यूशन लेने हैं, एक वाटर में सॉल्ट का ले लो और एक वाटर में शुगर का ले लो। आपको जब तक घोलना है, जब तक वो घोलते ना है, मतलब आप सॉल्यूट डालते जाओ, सॉल्ट डालते जाओ, एक में आप सॉल्ट डालते जाओ और उसको घोलते जाओ। जब तक वो घुल रहे हैं तब तक आपको उसको घोलना है। एक टाइम ऐसा आएगा कि जब सॉल्ट और शुगर उसमें नहीं घुलेंगे, तो आप क्या करोगे, दोनों सॉल्यूशंस को हीट करोगे। हीट करने के बाद उनकी कैपेसिटी थोड़ी और बढ़ जाएगी। कैपेसिटी बढ़ जाएगी तो उसमें थोड़ा आप फिर से डालते जाएंगे सॉल्यूट, तो उसमें फिर से घोलते जाएंगे। फिर आपको क्या ऑब्जर्व करना है कि एक टेम्परेचर रहता है, एक ऐसा टेम्परेचर रहता है, मतलब आपको दोनों सॉल्यूशन को एक ही टेम्परेचर पे, जैसे आप अगर मान लो अपना टेम्परेचर रखे हो 100 डिग्री सेल्सियस, तो आपको दोनों को 100 डिग्री सेल्सियस पे ही गर्म करना है। तो आप ये देखोगे कि 100 डिग्री सेल्सियस पे जो सॉल्ट का सॉल्यूशन है उसमें सॉल्ट का कंपोजिशन कुछ और होगा, और जो शुगर का सॉल्यूशन है उसमें शुगर का कंपोजिशन कुछ और होगा। मतलब अलग अलग सब्सटेंस रहते हैं जिनकी एक कैपेसिटी रहती है, डिसॉल्विंग कैपेसिटी, वो अलग अलग सब्सटेंस की अलग अलग रहेगी। मतलब एक निश्चित, एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे एक अलग अलग सब्सटेंस की जो डिसॉल्विंग कैपेसिटी है वो अलग अलग रहती है। तो इसमें लिखा है एट एनी पार्टिकुलर टेम्परेचर, एक किसी भी कांस्टेंट या पार्टिकुलर टेम्परेचर पे अ सॉल्यूशन दैट हैज डिसॉल्व एज मच सॉल्यूट एज इट इज कैपेबल ऑफ डिसॉल्विंग। एक सॉल्यूशन की जितनी कैपेसिटी होती है डिसॉल्विंग की, वो उतना ही सॉल्यूट अपने अंदर डिसॉल्व करेगा, ज्यादा नहीं कर सकता। In other words, when no more solute can be dissolved in a solution at a given temperature, it is called a saturated solution। अब एक ऐसा समय आएगा कि आप
उसके बाद सॉल्यूट को नहीं घोल पाओगे। उसकी एक कैपेसिटी है, वो फुल हो चुकी है। अब आप उसके ऊपर नमक नहीं डाल सकते, उसके ऊपर शुगर नहीं घोल सकते। तो जब ऐसी अब ऐसी स्थिति पे हमारा सॉल्यूशन पहुंच जाता है कि उसके बाद आप और उसमें सॉल्यूट नहीं घोल सकते हो, तो अपने सॉल्यूशन को बोलते हैं हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब हमारा जो सॉल्यूशन है वो सैचुरेट हो गया, अब आप उसमें घोल ही नहीं सकते। इसके बाद देखते हैं, इन अदर वर्ड्स व्हेन solute can be dissolved in a solution at a given temperature, it is called saturated temperature. The amount of the solute present in the saturated temperature at this temperature is called its solubility. हमारा जब सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया, हमारा सॉल्यूशन सैचुरेट हो गया, तो जितना अमाउंट हमने सॉल्ट और नमक घोला था, तो उस अमाउंट को क्या बोलते हैं, इसकी सॉल्युबिलिटी बोलते हैं, कि हमने कितना घोल दिया। तो सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या हुआ, एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे, एक निश्चित टेम्परेचर पे आप किसी सॉल्यूशन में, किसी सैचुरेटेड सॉल्यूशन में जितना अमाउंट आप घोलते हो सॉल्यूट का, उसको बोलते हैं सॉल्यूट सॉल्युबिलिटी। आगे देखते हैं, इफ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कंटेन्ड इन अ सॉल्यूशन इज लेस देन सैचुरेटेड लेवल, कि जो हमारा सॉल्यूट का अमाउंट है, मान लो ये सैचुरेटेड लेवल से कम है, मतलब हमने अभी कम घोला, तो इस सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड बोलेंगे, क्योंकि अभी सैचुरेटेड नहीं हुआ। We can infer from the above activity that different substance in a given solvent have different solubilities at the same temperature. तो हमने यहाँ से क्या सीखा कि अलग अलग सब्सटेंस की अलग अलग सॉल्युबिलिटी रहती है एक सेम टेम्परेचर पे। तो अब हम कंसंट्रेशन निकालने के लिए क्या करें, हमें किसी चीज का कंसंट्रेशन निकालना है कि वो उसका कंसंट्रेशन है कितना एक्चुअली। तो उसका कंसंट्रेशन निकालने के लिए क्या करें, तो सबसे पहले कंसंट्रेशन की जो डेफिनेशन है अभी हमने बताई थी, तो उसको और डिफाइन करें। द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। कि कंसंट्रेशन क्या होता है, कि कितना अमाउंट अपने सॉल्यूट, मतलब कितना अमाउंट हमने जो सब्सटेंस जिसको हम घोल रहे हैं उसका कितना अमाउंट लिया उस पूरे सॉल्यूशन में, जो हमारा पूरा सॉल्यूशन बन रहा है। या फिर कंसंट्रेशन की दूसरी डेफिनेशन भी दे सकते हो कि आपने सॉल्यूट का कितना अमाउंट लिया और सॉल्वेंट का कितना अमाउंट लिया। ध्यान देना इस बात पे, दोनों पॉइंट अलग अलग हैं लेकिन बताते कंसंट्रेशन ही है। तो क्या हमने क्या बोला कि आपने एक सॉल्यूट का अमाउंट कितना लिया एक सॉल्यूशन में, पहला पॉइंट, जो हमारा पूरा सॉल्यूशन बनना है उसमें सॉल्यूशन का अमाउंट कितना है, वो भी कंसंट्रेशन होता है। या फिर ये भी कंसंट्रेशन होता है कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन अ गिवन मास और वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्वेंट, कि हमको जितना सॉल्वेंट दिया गया है, सॉल्वेंट मतलब जिसमें हमें घोलना था, उसमें आपने कितना सॉल्यूट घोल दिया। तो दोनों तरह से हमारा क्या निकल आता है, कंसंट्रेशन निकल आता है। तो कंसंट्रेशन का जो फॉर्मूला है वो क्या बनेगा, अब हम फॉर्मूला देखेंगे और एक इसका न्यूमेरिकल करेंगे। कंसंट्रेशन का आपका फॉर्मूला क्या बना, एक तो आपने सॉल्यूट लिया, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट किसमें, अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन में, एक पॉइंट तो ये होगा कि सॉल्यूट अपॉन सॉल्यूशन। दूसरा कि कितना सॉल्यूट लिया एक निश्चित सॉल्वेंट में घोलने के लिए, तो दूसरा फॉर्मूला ये हो गया सॉल्यूट और सॉल्वेंट का, सॉल्यूट और सॉल्यूशन का। तो ये आप याद रखेंगे। तो इसके बाद देयर आर वेरियस वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग ऑफ कंसंट्रेशन। तो बहुत सारे तरीके होते हैं, मास, वॉल्यूम वगैरह वगैरह, बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन हमारी बुक में हमें अपने 9th क्लास में सिर्फ दो चीजें पढ़नी है। एक तो पहला ये फॉर्मूला होता है मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, कि कितने मास पे कितना परसेंट मास लिया, कितने मास सॉल्वेंट पे या सॉल्यूशन पे कितने मास सॉल्यूट लिया, मास बाय मास परसेंटेज, एक ये होता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, मास ऑफ सॉल्वेंट सॉल्यूट, ऊपर क्या रहेगा, मास किसका, सॉल्यूट का, नीचे क्या रहेगा, मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का कितना मास है इनटू 100। तो ये पहला फॉर्मूला हो गया, मास बाय मास, मतलब ऊपर भी मास और नीचे भी मास। दूसरा होता है
मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, तो उसमें क्या करेंगे, उसमें ऊपर मास सॉल्यूट का मास ले लेंगे और सॉल्यूशन का क्या ले लेंगे, वॉल्यूम ले लेंगे। तो दोनों जो मेथड होते हैं वो हमारे कंप्लीट हुए। एक हम इसका सवाल कर लेते हैं जिससे आप भूलोगे नहीं, एक इसका न्यूमेरिकल लगा लेते हैं। तो जो एग्जाम्पल में हमारा न्यूमेरिकल दिया दिया हुआ है, अ सॉल्यूशन कंटेन्स 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट। एक सॉल्यूशन में 40 ग्राम कॉमन सॉल्ट है, तो ये क्या हो गया 40 ग्राम, ये सॉल्यूट हो गया कि नहीं, जिसको हम बोलते हैं 40 ग्राम क्या हो गया, ये सॉल्यूट हो गया जो हमारा कॉमन सॉल्ट है। इन 320 ग्राम ऑफ वाटर, तो ये क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया। जो वाटर है कितना है, 320 ग्राम है। 320 ग्राम वाटर में 40 ग्राम क्या ले लिया इसने, कॉमन सॉल्ट, नमक ले लिया। तो इसका मास बाय मास परसेंट से कंसंट्रेशन निकालना है। तो मास बाय मास, देखो दोनों मास में दिए हुए हैं, ग्राम भी मास होता है और ये भी मास है। तो मास बाय मास में क्या बोला था, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 100, यही बोला था आपको। सॉरी, हमने अभी क्या पढ़ा है, मास ऑफ सॉल्यूट अपन मास ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का मास कितना होगा, ये सॉल्यूट का ये सॉल्वेंट का है, दोनों को अगर आप जोड़ दोगे प्लस कर दोगे तो सॉल्यूशन का मास कितना हो जाएगा, 40 प्लस 320 मतलब 360। तो यहाँ क्या रखेंगे, सॉल्यूशन का मास रखेंगे 360, 10 से 10 गया, 4 9 या 36, 9 से 100 को अगर डिवाइड करोगे तो आएगा 11.1%। ये हो गया हमारा कंसंट्रेशन। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, आगे इसके बाद के टॉपिक्स पढ़ेंगे। आज आप इसके नोट्स बनाना और जो डाउट्स होंगे लाइव सेशन में क्लियर कर दिए जाएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।